हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियो वेबिनार सीरीज। रेडियो वेबिनार सीरीज में खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेडियो क्या है, ये चीज़ हमने ओरिएंटेशन डे में भी डिस्कस की थी और हमारे फर्स्ट वेबिनार में भी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी फॉर डेवलपमेंट, इंटरकल्चरल इनोवेशन एंड आउटरीच, अ मॉडर्न सिल्क रोड विया रेडियो एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन। सो इस एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन इनिशिएटिव के रेडियो वेबिनार्स सीरीज का ये सेकंड सेमिनार है। और मैं हूँ हेरा फातिमा। आप लोगों में से जिन्होंने हमें ओरिएंटेशन में और फर्स्ट वेबिनार में ज्वाइन किया था वो मुझे जानते हैं, मगर जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनके लिए मैं मुख्तसर सा तारुफ करवा देती हूँ। मैं नेशनल एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन कोऑर्डिनेटर हूँ फॉर पाकिस्तान के लिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ऑफिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी फॉर एजुकेशन में। इसके अलावा मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ फॉर एस्ट्रोनॉमर्स विदाउट बॉर्डर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एंड एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मैं सर्व कर चुकी हूँ। आज के वेबिनार का टॉपिक है रेडियो एस्ट्रोनॉमी फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस। आज के वेबिनार में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कुछ चीज़ों का जो हमने लास्ट वेबिनार में डिस्कस की थी, जिसमें शामिल है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एट मल्टी वेवलेंथ। हमने देखा था कि वीनस को हमने डिफरेंट वेवलेंथ्स पे देखा था। इसके अलावा हमने सन को डिफरेंट वेवलेंथ्स पे देखा था। तो अब हम कुछ नई एग्जांपल्स लेंगे ताकि हम कुछ नए ऑब्जेक्ट्स को देख सकें डिफरेंट वेवलेंथ्स पे। और फिर हम डिस्कस करेंगे रेडियो एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि हमें अंदाजा हो गया कि डिफरेंट वेवलेंथ पे यूनिवर्स को देखना कितना ज़रूरी है। और फिर हम जिस वेवलेंथ पे फोकस कर रहे होंगे वो होगी रेडियो वेवलेंथ। और हम डिस्कस करेंगे कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या है, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। ठीक है। और जब हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर वो रेडियो वेव्स एमिट कर रहे हैं तो वो थर्मल भी हो सकती हैं और नॉन थर्मल भी हो सकती हैं। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें जितने रेडियो सोर्सेज नज़र आते हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो सोर्स हमें नज़र आ रहा है ये गैलेक्सी है। ठीक है, रेडियो सोर्स। उसके बाद गैलेक्सी होना एक चीज़ है, हम गैलेक्सीज के अंदर भी क्लासेस बना सकते हैं। तो फिर हम उस रेडियो सोर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह की गैलेक्सी है। ठीक है। तो अगर हमें ये काम करना है, हमें डेटा एक्वायर करना पड़ेगा, डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशंस लेनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम ज़ाहिर है टेलीस्कोप्स यूज करते हैं, और क्योंकि हम रेडियो एस्ट्रोनॉमी पे फोकस्ड हैं तो हमें क्या चाहिए होगी, रेडियो टेलीस्कोप्स या रेडियो एंटीनास। तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हम डिफरेंट रेडियो एंटीनास को मिला के एक बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बना सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरफेरोमेट्री। इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर वेबिनार के एंड में आपको बताएंगे कि अब नेक्स्ट क्या है आपके लिए। अच्छा जी, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आपको पता है ये क्या है? ये ओरायन कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन आपको पता है क्या होता है? एक स्टार्स का ग्रुप है जो कि स्काई में एक पैटर्न बना रहा है जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और अभी आपके सामने जो कॉन्स्टिलेशन नजर आ रही है वो कौन सी कॉन्स्टिलेशन है? ओरायन। अच्छा, ये बहुत फेमस है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई आप इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, और आप में से किसी ना किसी को ने इसको स्काई में देखा भी होगा। इस कॉन्स्टिलेशन की एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। और ये मेरी फेवरेट क्यों है? क्योंकि ये स्काई में ऑब्जर्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस कॉन्स्टिलेशन की खास बात क्या है? इस कॉन्स्टिलेशन की खास बात ये है कि ये आपको विंटर्स में नजर आ रही होती है आपके स्काई में, आप विंटर्स में इसको देख सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये हमारे सेलेस्टियल स्फीयर में बिल्कुल इक्वेटर के करीब है। इसका मतलब ये है कि आप इसको ग्लोबली देख सकते हैं। अभी आप पाकिस्तान में आप ट्रैवल करते हैं किसी और कंट्री तो आप उसको वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है।
तो जब आप डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ का जो आपको स्काई नजर आ रहा होता है वो डिफरेंट होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। तो आप जब इस ट्रैवल करते हैं तब भी आप ओरायन को देख सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत सी इंटरेस्टिंग सी कॉन्स्टिलेशन है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है इस ओरायन बेल्ट की वजह से, जिसमें आपको 3 स्टार्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर इसको हम देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कॉन्स्टिलेशन है, क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट तरह के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, आपको स्टार्स भी नजर आ रहे हैं, इसमें आपको नेब्यूला भी नजर आ रहे हैं। अगर स्टार की बात करें तो आपके पास रेगल और ये बेटलगीज, ये भी आपको आपके स्काई में नजर आ रहे होते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर इसके अंदर डिफरेंट नेब्यूला हैं, खासतौर पे ओरायन नेब्यूला इसमें मौजूद है, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा फ्लेम नेब्यूला, हॉर्स हेड नेब्यूला, ये भी इंटरेस्टिंग से ऑब्जेक्ट्स इसमें मौजूद हैं। मगर जाहिर है हमने डिस्कस किया था कि आपके स्काई में क्या चीज़ होती है, लाइट पोल्यूशन, जिसकी वजह से आपका स्काई जो है वो थोड़ा ब्राइट होता है, बिल्कुल डार्क नहीं होता, और आपको सारे स्टार्स नजर नहीं आ रहे होते, खासतौर पे जो फेंट स्टार्स हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे होते। तो हमें कुछ ये कॉन्स्टलेशन इस तरह की नजर आ रही होती है स्काई में, मगर फिर भी इसको आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो 3 स्टार्स आपको एक बेल्ट बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से इस कॉन्स्टलेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान है। इसके अलावा रेगल और बेटल गीज आपको नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कॉन्स्टलेशन है, जिसमें आपको रेड स्टार्स भी नजर आ रहे हैं और ब्लू स्टार्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब इस कॉन्स्टलेशन की एग्जांपल देने की एक और वजह थी कि इस कॉन्स्टलेशन में क्या मौजूद है, ओरायन नेब्यूला। ठीक है, और नेब्यूला जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ओरायन नेब्यूला की। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमने मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी की जब बात की थी कि हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वेवलेंथ पे देखते हैं, तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी वीनस की और सन की। मगर अब हम क्या करते हैं कि सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हैं और थोड़ी और दूर की एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पे भी आपको एग्जांपल दी गई है ओरायन नेब्यूला की, और आपको इसकी इमेज दिखाई जा रही है 4 डिफरेंट वेवलेंथ्स पे। ठीक है, ये जिसे कहना चाहिए 4 डिफरेंट वेवलेंथ बैंड्स पे या रीजन्स पे हम आपको इसकी ऑब्जर्वेशन दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरे इमेज। आपको याद होगा एक्सरे के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत ही एनर्जेटिक रेडिएशन होती है, हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है। और अगर हम इस इमेज को देखें, एक्सरे इमेज को हम देखें, तो इसके अंदर आपको सनलाइट स्टार्स नजर आ रहे हैं, इसमें आपको वाइट ड्वार्फ्स नजर आ रहे हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स नजर आ रहे हैं, सुपरनोवा रेमनेंट, यानी जब स्टार डाई करता है तो जो स्टार एक्सप्लोड करता है उसका जो रेमनेंट होता है वो सुपरनोवा रेमनेंट कहलाता है, जो एक गैस और डस्ट स्टार से बाहर रिलीज होती है। तो वो आपको इसमें जो है वो नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब, और कुछ आपके पास बैकग्राउंड में आपको इसमें जो नियर बाय गैलेक्सीज हैं वो आपको जो है नजर आ रही हैं, या गैलेक्सीज के क्लस्टर्स होते हैं जो दूर कहीं बैकग्राउंड में, वो आपको नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली एक्सरे इमेज आपको एक डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, और क्वेज़ार्स, यस, तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये नाम आप सुन चुके हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक्सरे इमेज में नज़र आ रही हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्या है, तो आपने ये सब याद नहीं करनी, आप अभी इमेजेस को देखना सीखें कि हर इमेज आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी आपसे देखें कि आप किस तरीके से आ, मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा इमेज क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है और दूसरा इमेज क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ताकि आप समझ सकें कि डिफरेंट वेवलेंथ आपको डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रही है। अगर अब आप विजिबल इमेज को देखेंगे, तो विजिबल इमेज के अंदर यहाँ पे आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं हर तरह के। ठीक है, डिफरेंट एजेस के स्टार नजर आ रहे हैं, डिफरेंट टेम्परेचर के स्टार्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि एज और टेम्परेचर आपस में लिंक्ड होते हैं। आपको इसमें आप बहुत, जिसे कहते हैं, अंदर तक नहीं देख सकते, क्योंकि गैस और डस्ट का क्लाउड आपका व्यू जो है वो ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा अंदर आप नहीं देख पा रहे। मगर नेक्स्ट इमेज में जब आप जाते हैं इंफ्रारेड की इमेज में, इंफ्रारेड की इमेज के अंदर अगर आप देखें तो ये पिछली इमेज से डिफरेंट है। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें जो है वो आपको ये जो गैस और डस्ट का क्लाउड है, इससे जो इमिशन हो रहा है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि ये गैस और डस्ट का क्लाउड बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टार्स बनते हैं, इसको आप स्टार नर्सरी भी कहते हैं। यहाँ पे यंग स्टार्स बॉर्न होते हैं। तो उस गैस और डस्ट क्लाउड की जो इमिशन है वो आपको बेसिकली यहाँ पे नजर आ रही है। जबकि इसके बरक्स आप रेडियो इमेज देखें, तो रेडियो इमेज बेसिकली आपको जो वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जो रेडियो इमिशन हमें मिल रही है, तो बेसिकली हम उसकी स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन के वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है इस नेब्यूला में, वो हम देख पा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दोबारा से मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी की एग्जांपल ले रहे हैं, और एक दूसरी तरह का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं देख रहे हैं, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाए, तारुफ भी हो जाए कि अच्छा ये भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, ये है, और वो डिफरेंट वेवलेंथ पे किस तरह से नजर आता है। अच्छा, अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, सुपरनोवा रेमनेंट। और हमने ये चीज ब्रीफली डिस्कस की थी कि स्टार्स हमेशा आपके स्काई में इस तरह से ये नहीं रहते। अब हमने डिस्कस किया कि स्टार बॉर्न हो रहे हैं, तो सारे स्टार इवॉल्व होंगे वक्त के साथ साथ, उनकी एक लाइफ टाइम होगी, लाइफ टाइम होगा, और उसके बाद वो क्या होगा, डाई होगा। ठीक है। अब स्टार किस तरीके से डाई हो रहा है, किस तरह से उसका लाइफ टाइम है, कितना उसका लाइफ स्पैन होगा, ये सब डिपेंड करता है उसके मास पे। उसका जो इनिशियल मास है उस पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। मगर फिलहाल आपको एग्जांपल में एक सुपरनोवा रेमनेंट दिखाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं कैसोपिया ए। अब अगर आप देखें तो अगेन आपको ये 4 डिफरेंट वेव लेंथ बैंड्स पे आपको दिखाया जा रहा है, और हर इमेज आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले अगर हम एक्सरे इमेज देखें, तो एक्सरे इमेज के अंदर जब स्टार जो है वो डाई हुआ, एक्सप्लोड हुआ, तो बेसिकली हमने डिस्कस किया कि ये सारे एलिमेंट्स बनते कहाँ हैं, स्टार्स की कोर में बनते हैं। ठीक है। ये जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स नजर आते हैं, स्टार्स की कोर के में बनते हैं या सुपरनोवा के दौरान बनते हैं जब स्टार एक्सप्लोड होता है। तो ये जो गैसियस क्लम्प आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, सिलिकॉन, सल्फर, आयरन, जो कि एक्सप्लोडिंग स्टार से इजेक्ट हुए हैं। और ये एक्सरे में आप इसको देख रहे हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो 50 बिलियन डिग्रीज तक हो सकता है। ये इतना हाई टेम्परेचर है, इतनी हाई एनर्जी है। तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बरस अगर आप देखें विजिबल इमेज, तो विजिबल इमेज के अंदर या जो विजिबल लाइट आप देख रहे हैं उसके अंदर आपको थोड़े से फिलामेंट्स से नजर आ रहे हैं, गैस के। ठीक है। जो स्पाइरल शेल है उसकी एजेस पे आपको कुछ विस्पी गैस फिलामेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर आप इंफ्रारेड इमेज को देखें, तो इंफ्रारेड इमेज के अंदर आप बेसिकली थर्मल इमिशन देख रहे हैं जो कि मिक्स है। जो आपके पास वहां पे जो डस्ट है, गैस है, उससे जो इमिशन हो रहा है, और जो वो शेल है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन के बाद एक्सपेंड हो रहा है। तो उससे जो थर्मल रेडिएशन निकल रही है, इमिशन निकल रहा है, आप उसको देख रहे हैं। अगर आप रेडियो इमेज को देखें, तो रेडियो इमेज के अंदर आप उस रेडिएशन को देख रहे हैं जो कि किससे हो रहा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज जो हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये आपको क्या दे रहे हैं, रेडियो इमिशन। अच्छा, ये चीज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि आपने यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं। रेडियो इमिशन की मैंने यहाँ पे बात की। अ, यहाँ पे आपसे कहा गया फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे कि रेडियो इमिशन जो है वो कितनी तरह का होता है। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पे ये डिफरेंट वेवलेंथ पे सुपरनोवा रेमनेंट आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है। और बड़ी एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने एग्जांपल किसकी ली थी, एक नेब्यूला की जो क्लाउड था गैस और डस्ट का। फिर हमने सुपरनोवा रेमनेंट की एग्जांपल ली। अब और बाहर निकल गए और बड़ी एग्जांपल ले रहे हैं, और अब हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, गैलेक्सी को। अच्छा, विरपुल गैलेक्सी एक बड़ी सी स्पाइरल गैलेक्सी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको डिफरेंट वेवलेंथ पे देख रहे हैं।
अगेन अगर आप एक्सरेज में देखें, एक्सरेज में आपके सामने मौजूद है, आप सबसे हॉटेस्ट रीजन्स को देख रहे हैं इसमें। फिर उसके बाद आप अल्ट्रा वायलेट में देखें तो आपको जो है वो लार्ज हॉट ब्लू स्टार्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे स्टार्स हमारी गैलेक्सीज में कम होते हैं। और फिर उसके बाद आप ऑप्टिकल में देखें तो फिर आपको जो है वो स्टार्स नजर आ रहे हैं जो कंपैरेटिवली सन जैसे हैं। वो स्टार्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इंफ्रारेड की इमेज देखें तो अब पिछले तमाम स्टार्स के मुकाबले में जो छोटे स्टार्स हैं, जो थोड़े रिलेटिवली कूल स्टार्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था हॉट स्टार, हर स्टार ही हॉट होता है, मगर अगर हम इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं तो हम इसका मतलब हम काफी हॉट ब्लू स्टार्स की बात कर रहे हैं। फिर हमने ये बात की थी अल्ट्रा वायलेट में, फिर हमने बात की ऑप्टिकल के अंदर कि उसके मुकाबले में अब हम इतने हॉट और इतने ब्लू स्टार्स की बात नहीं कर रहे बल्कि सन जैसे स्टार्स की बात कर रहे हैं, एवरेज स्टार्स की बात कर रहे हैं। और फिर जब हम इसमें चले गए इंफ्रारेड में तो हम उससे भी ज्यादा छोटे और कूल स्टार्स की बात कर रहे हैं। और फिर अगर हम रेडियो वेवलेंथ में चले गए तो रेडियो वेवलेंथ के अंदर हम वो रीजन देख रहे हैं जहाँ पे कूल गैस मौजूद है। ठीक है। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम गैलेक्सी को डिफरेंट वेवलेंथ्स पे देख रहे हैं तो हम उसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। उसमें अगर हमारे पास हम बहुत ही हॉट ब्लू स्टार्स की बात करें तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देख पा रहे हैं कि वो गैलेक्सी में कहाँ पे है, सन जैसे स्टार्स कहाँ पे मौजूद हैं, कूलर स्टार्स स्मॉलर स्टार्स कहाँ पे मौजूद हैं, या आपके पास जो कूल गैस है गैलेक्सी में वो कहाँ पे मौजूद है। तो हम इन सारी चीजों की क्या देख पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और हम ये कब देख पा रहे हैं, जब हमने उसको देखा बहुत ज्यादा हॉट हाई एनर्जी रेडिएशन उसकी देखी, फिर हमने विजिबल वेवलेंथ पे देखा, और फिर हमने कूल लो एनर्जी रेडिएशन देखी। एक और एग्जांपल, ठीक है, आपको, ताकि आपके लिए ये बिल्कुल ही नई तरह की इमेजेस हैं। और आपका जो गोल है इस वेबिनार्स में कि आगे जाके आपने गैलेक्सीज की क्लासिफिकेशन करनी है। आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आप इन इमेजेस को देखने की थोड़ी सी आदत डालें ताकि आप देख सकें कि हर इमेज आपको क्या डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ताकि आप आगे जाके रेडियो गैलेक्सी जू जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर आप काम कर सकें। तो लिहाजा मैंने आपके सामने यहाँ पे एक और एग्जांपल रखी है। अगेन आपको एक गैलेक्सी दिखाई जा रही है। ये गैलेक्सी आपके पास कैसी गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी। और ये स्पाइरल गैलेक्सी क्यों है, क्योंकि आपको इसके आर्म्स नजर आ रहे हैं। अगेन ये इमेज आपके पास एक डिफरेंट वेवलेंथ्स पे मौजूद है, और इस दफा आपको ये कितनी वेवलेंथ्स पे दिखाई जा रही है, 5 वेवलेंथ्स पे। अगर सबसे पहले हम बात करें एक्सरे में तो हमें पता है कि एक्सरे के अंदर आप सबसे एनर्जेटिक जो है वो रेडिएशन यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें आपको इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस सा जो है वो नजर आ रहा है, जो सबसे ब्राइट रीजन है, ब्राइटेस्ट रीजन है आपको एक्सरे इमेज का, जिसमें आपको सेंट्रल न्यूक्लियस नजर आ रहा है। और फिर उसके सेंटर से नीचे भी एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रहा है। ठीक है। तो अब आपके ख्याल से ये क्या हो सकता है। तो बेसिकली ये तो आपके लिए क्लियर है कि ये ऑब्जेक्ट जिस गैलेक्सी को आप देख रहे हैं उसका सेंट्रल न्यूक्लियस है। ठीक है। मगर ये जो ऑब्जेक्ट आपको उसके नीचे नजर आ रहा है और जो ब्राइट है, ये बेसिकली क्या है, क्वेजार। अच्छा, क्वेजार्स क्या होते हैं, क्वेजार्स बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। मगर अगर इतना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होने के बावजूद ही आपको यहाँ पे ब्राइट नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट होगा। और ये बेसिकली इतने ब्राइट ऑब्जेक्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पास गैलेक्सीज के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, मुस्तकिल गैस और डस्ट को कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास इसी तरह का ऑब्जेक्ट है जिसको आप कहते हैं क्वेजार, और फिर ये इतने डिस्टेंट होने के बावजूद इतना ब्राइट है और आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, अब अगर आप देखें अल्ट्रावायलेट इमेज। अच्छा, अल्ट्रावायलेट इमेज के अंदर आपको हॉट यंग स्टार्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। और आपको
गैलेक्सी का जिसे कहते हैं स्पाइरल स्ट्रक्चर, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। आपको उसके मल्टीपल आर्म्स नजर आ रहे हैं जहां पे ये हॉट यंग स्टार्स मौजूद हैं। विजिबल इमेज की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि भाई ये स्पाइरल आर्म्स जो है वो इनर गैलेक्सी की जो इनर डिस्क है उससे निकल रहे हैं और बाहर जाते जाते ये ट्विस्ट हो रहे हैं। और हमें जो है इसके अंदर कुछ डस्ट भी नजर आ रही है। ठीक है, आर्म्स के साथ साथ डस्ट भी यहाँ पे नजर आ रही है, सिर्फ स्टार्स नहीं है बल्कि उसमें डस्ट भी है। और उस डस्ट के अंदर आप विजिबल वेवलेंथ के अंदर नहीं देख सकते। मगर अगर आप इंफ्रारेड वेवलेंथ पे देखेंगे तो आपको नजर आएंगे डार्क रीजन्स, जहाँ पे आपके पास डस्ट है जो कि बेसिकली वार्म हो रही है। किसकी वजह से? यहाँ पे मौजूद है न्यू बॉर्न स्टार्स। ठीक है, हमने कहा था जहाँ पे गैस और डस्ट होती है वहां पे स्टार्स बनते हैं। तो जो न्यू बॉर्न स्टार्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं, उनका टेम्परेचर बहुत हाई है और वो गैस और डस्ट को क्या करें वहां पे हीट अप। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे मौजूद है रेडियो इमेज। ठीक है, अगेन ये बात हमने डिस्कस की थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे रेडियो इमेज आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है न्यूट्रल हाइड्रोजन की। ठीक है, और जहां पे आपको ये न्यूट्रल हाइड्रोजन की डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, फ्यूचर में यहाँ पे स्टार्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमने दूसरी एग्जांपल ली स्पाइरल गैलेक्सी की। अच्छा, अब आपके पास एक और एग्जांपल मौजूद है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अभी हो सकता है आपको ये थोड़ी मुश्किल लगे, मगर ये एग्जांपल बाद में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि आपको एक गैलेक्सी ही दिखाई जा रही है और वो उसका नाम है सेंटोरस ए। मगर ये पिक्यूलर गैलेक्सी है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक स्पाइरल गैलेक्सी भी आपको नजर नहीं आ रही, ये एलिप्टिकल भी नहीं है, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इसकी शेप आपको नजर आ रही है और हर वेवलेंथ पे अलग ही शेप नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये पिक्यूलर गैलेक्सी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है। और इसमें क्या चीजें हैं जो इसको इंटरेस्टिंग बना रही हैं, इसको समझते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स पे। अच्छा, एस्ट्रोनॉमर्स क्या कहते हैं इस पिक्यूलर गैलेक्सी के बारे में? कि बेसिकली इसकी जो आपको अपीयरेंस नजर आ रही है, ठीक है, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है, जो कि काफी स्ट्रेंज सी अपीयरेंस आपको नजर आ रही है, इसकी वजह क्या है? इंटरगैलेक्टिक कोलिजन। यस, इसका मतलब ये है कि आपके पास गैलेक्सीज आपस में कोलाइड भी करती हैं। ठीक है, गैलेक्सीज कैनाबलिज्म भी करती हैं, यानी कोई बड़ी गैलेक्सी कभी कभार किसी छोटी गैलेक्सी को खा भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको चीज नजर आ रही है वो नजर आ रही है गैलेक्टिक कोलिजन, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि एक डस्टी स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है, और एक ब्राइट एलिप्टिकल गैलेक्सी आपस में मर्ज हो गई हैं। और अभी मर्ज नहीं हुई बल्कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है वो ये मर्ज हुई हैं। और क्या माना जाता है कि इसके सेंटर में क्या होगा? एक ब्लैक होल। ठीक है, अब ऐसा क्यों मानते हैं हम? अगर हम इसकी एक्सरे इमेज को देखें तो इसके अंदर हमें जेट ऑफ मटेरियल नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं लेंथ की टर्म में, डिस्टेंस की टर्म में बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो मटेरियल, जेट ऑफ मटेरियल हमें नजर आ रहा है, ये तकरीबन भी एक्सटेंड कर रहा होगा, तकरीबन 25,000 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स डिस्टेंस का यूनिट है। अच्छा, तो ये जो हमें हाई एनर्जी जेट्स नजर आ रहे हैं एक्सरेज में, ये हमें बताते हैं कि यहाँ पे क्या मौजूद है? सेंटर में ब्लैक होल। इसको हम मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये जेट्स क्यों हमें सजेस्ट करते हैं कि सेंटर में क्या मौजूद है? ब्लैक होल। अच्छा, विजिबल इमेज में देखें बिल्कुल ही कुछ अलग सी चीज नजर आ रही है, बहुत ही स्ट्रेंज सी हमें यहाँ पे इमेज नजर आ रही है। और इस विजिबल इमेज को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसके जो सेंटर के अंदर बेसिकली हमें यहाँ पे ब्राइट स्टार्स नजर आ रहे हैं, हमें इसके अलावा डार्क बैंड नजर आ रहा है डस्ट का, क्योंकि हमने कहा था ना डस्ट जहाँ पे होती है उसको हम विजिबल वेवलेंथ में उसके अंदर नहीं देख सकते, वो हमारे विजन को क्या कर देती है? ऑब्सक्योर कर देती है, रोक देती है वहां पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे
डस्ट का बैंड नजर आ रहा है, मगर ये बैंड कुछ अनयूजुअल सा है, कुछ गैर मामूली सा है, और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं रैप हुआ हुआ हमें नजर आ रहा है, रैप हुआ हुआ नजर आ रहा है, मतलब बिल्कुल फ्लैट उस तरीके से नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई अनयूजुअल इवेंट हुआ है पास में, जो कि हम कहते हैं कि क्या है, गैलेक्सीज का मर्जर। इंफ्रारेड इमेज के अंदर अगर हम देखें, तो इंफ्रारेड इमेज हमें जो है वो आपकी जो स्पाइरल गैलेक्सी थी इसमें, उसकी इनर डिस्क जो है वो यहाँ पे अ, एक आइडिया सा हो रहा है, वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, इन सब से हटके अगर हम रेडियो वेवलेंथ पे देखें, तो ये बहुत ही कुछ स्ट्रेंज सी चीज नजर आ रही है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सी हमें यहाँ पे चीज नजर आ रही है। अगर हम देखें तो जो हमें ये चीज नजर आ रही है, बेसिकली ये जेट्स हैं, और हमें ये पेड़ में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ऐसे जैसे कि कोई चीज अगर यहाँ पे सेंटोरस ए है हमारे पास, ये पिक्युलर सी गैलेक्सी, तो उसमें से कोई चीज शूट आउट हो रही है इस तरीके से, दोनों तरफ से हमें ऐसी कोई चीज यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि बहुत दूर डिस्टेंस तक आपके पास जा रही है। गैलेक्टिक सेंटर से अगर इसका डिस्टेंस निकालें तो बहुत दूर तक हमारे पास ये चीज जा रही है। और बेसिकली ये क्या है, ये हमें रेडियो वेवलेंथ पे नजर आ रहे हैं, तो इन जेट्स को हम क्या कह रहे हैं, रेडियो जेट्स। और ये बेसिकली बने हुए किससे होते हैं, बने हुए होते हैं प्लाज्मा से, जो कि आप कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर स्ट्रीम ऑफ मैटर। ठीक है। जिसके अंदर आपके पास एटम्स हैं जो कि आयनाइज हो चुके हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्प्लिट हो चुके हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब हम उस चीज के बहुत करीब पहुंच गए हैं जो आगे चल के आपने करनी है, कि रेडियो सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना और क्लासिफाई करना। क्योंकि यहाँ पे आपने डिफरेंट गैलेक्सीज देखी, आपने यहाँ पे गैलेक्सीज की तीन एग्जांपल्स यहाँ पे देखी। आपके पास ये थी स्पाइरल गैलेक्सी थी, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आपके पास बहुत हॉट ब्लू स्टार्स, सन जैसे स्टार्स, कूलर स्मॉलर स्टार्स। ठीक है, वो रीजन जहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर गैस है, और जहाँ पे फ्यूचर में स्टार्स बनेंगे, ये सारी चीजें हमने इस गैलेक्सी में भी देखी थी। मगर ये गैलेक्सी इन सबसे मुख्तलिफ थी, और फिर इसको भी हमने डिफरेंट वेवलेंथ पे देखा था, और हमने यहाँ पे क्या देखे थे, रेडियो जेट्स। तो ये जो हमने सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस की है, आगे चल के इसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ताकि हम रेडियो सोर्सेज को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर सकें। तो क्विकली मैं रिवाइज करती हूँ कि हमने क्या किया। हमने अपना वेबिनार स्टार्ट किया, और फिर हमने स्टार्ट में की रिवीजन, कि हम यूनिवर्स को मल्टीपल वेवलेंथ्स पे देखते हैं। पिछली दफा हमने एग्जांपल ली थी वीनस की और सन की, मगर इस दफा हम सोलर सिस्टम से बाहर निकल गए। हमने एग्जांपल ली ओरायन नेब्यूला की, हमने एग्जांपल ली सुपरनोवा रेमनेंट की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सुपरनोवा रेमनेंट की एग्जांपल लेने के बाद हम गैलेक्सी से बाहर निकल आए, और अपनी गैलेक्सी से बाहर निकल के दूसरी गैलेक्सीज के हमने एग्जांपल्स लेना शुरू की। और इन तमाम एग्जांपल्स से हमने अच्छी खासी मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी डिस्कस करने के बाद हमने कहा कि अब हमें किस पे फोकस करना है, किस वेवलेंथ पे फोकस करना है, हमें रेडियो वेवलेंथ पे फोकस करना है, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो बेसिकली अब आपको इतना आइडिया हो गया है, मगर फिर भी हम उसको देखते हैं कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी को आप सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि आप यूनिवर्स को देख रहे हैं रेडियो वेवलेंथ, जबकि आपकी जो स्कूल में टेक्स्ट बुक होती हैं जिसमें आप एस्ट्रोनॉमी देख रहे होते हैं, टेलीस्कोप्स दिखाई जा रही होती हैं, तो उसमें आमतौर पे हम ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हम स्टडी कर रहे होते हैं। मगर अभी हमें किसकी बात करनी है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी की। रेडियो वेव्स पे जब हम फोकस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपके पास जैसे कि ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में आप इसकी आपको कॉमन लाइफ की एग्जांपल दे देती हूँ। ईद का चांद देखना है, रमजान का चांद देखना है, और हम कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो है वो अबर आलूद हो रहा है, बड़ा क्लाउडी है, और आपको मून की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। ऑप्टिकल टेलीस्कोप से आप इसकी ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन को क्लाउड्स बहुत अफेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि रेडियो एस्ट्रोनॉमी में ऐसा नहीं होता। आपकी रेडियो वेव्स जो हैं वो क्लाउड से, डस्ट से और एटमॉस्फेयर से आराम से गो थ्रू हो जाती हैं, और आप जो है वो यूनिवर्स की जो हिडन
पिक्चर है जो आपकी नेकेड आई से हिडन थी, वो आप देख सकते हैं। फिर आप इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल पल्सार्स, क्वेजार्स, रेडियो गैलेक्सीज, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है। अच्छा, क्वेजार्स क्या होती हैं ये हमने अभी डिस्कस किया था। रेडियो गैलेक्सी क्या होती है, आपने अभी देखी एक गैलेक्सी थी जो कि आप उसको रेडियो वेवलेंथ पे देख रहे थे, जिसमें से आपको रेडियो जेट्स भी नजर आ रहे थे। ठीक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या होता है, ये एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगी, तो फिर उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। पल्सार्स क्या होता है, ये नाम हमने पिछले वेबिनार में भी लिया था। तो बेसिकली आपके पास जो पल्सार होता है, बेसिकली एक ऐसा स्टार है जो बहुत ही रैपिडली स्पिन हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हाईली मैग्नेटाइज है। ठीक है। और वो क्या करता है, अपने जो उसके मैग्नेटिक पोल्स हैं, ठीक है, वहां से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे लिए रेडियो एस्ट्रोनॉमी में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां से हमें मिल रही होती है, उन मैग्नेटिक पोल से हमें मिल रही होती है रेडियो पल्सेस। ठीक है। रेडियो पल्सेस हमें मिल रही होती हैं, ये क्यों मिल रही होती हैं, अगेन हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो आपके पास हाई मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स है, तो हमें ये रेडियो बीम्स मिल रही होती हैं। और न्यूट्रॉन स्टार हमारे लिए इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये इतना डेंस स्टार है कि हम कहते हैं कि अगर आप उससे एक टीस्पून न्यूट्रॉन स्टार का ले लें, तो आपके पास जो है, वो जो आपने एक टीस्पून लिया उसका वेट आपके पास माउंट एवरेस्ट जितना होगा। तो इतना डेंस ये आपके पास स्टार है। तो तो पल्सार्स को भी हम किस में डिस्कस स्टडी कर रहे होते हैं, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में, क्योंकि ये हमें पल्सार रेडियो पल्सेस देते हैं। रेडियो पल्सेस देने का मतलब आपको एक पल्स मिला, एक सिग्नल मिला, फिर वो चला गया, फिर खास टाइम पीरियड के बाद, फॉर एग्जांपल फ्यू सेकंड्स के बाद आपको फिर पल्स मिला, फिर चला गया, फिर पल्स मिला, तो इस तरीके से ये पीरियोडिक पल्सेस हमें दे रहे होते हैं। अच्छा, अब रेडियो एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास वो जो पहले ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स थे जो हम ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में यूज करते थे, वो हम यूज नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम रेडियो टेलीस्कोप्स या रेडियो एंटीनास यूज कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये बड़ी लार्ज डिशेस होती हैं, ये हम देखेंगे किस तरह की होती हैं। और रेडियो एस्ट्रोनॉमी करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब आप किसी और वेवलेंथ पे यूनिवर्स को ना देखें, क्योंकि बस आप रेडियो एस्ट्रोनॉमी करें, दैट्स गुड इनफ फॉर यू। नहीं, बल्कि हम मैं पता है कि अगर हम रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी कर रहे हैं और हम ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी भी कर रहे हैं, या हम डिफरेंट और वेवलेंथ्स पे कर रहे हैं, तो बेसिकली हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरी वेवलेंथ को। कि अच्छा जी, रेडियो वेवलेंथ पे मुझे ये चीज नजर आ रही है, ठीक है, मुझे गामा रेस पे ये चीज नजर आ रही है, एक्स रेस पे ये, ऑप्टिकल पे ये। तो हमें पता चलता है कि अच्छा, अगर आप इस सारी इंफॉर्मेशन को लेयर्स में लें, तो कौन सी लेयर आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दे रही है, कौन से कंपोनेंट्स किसी भी चीज के किस वेवलेंथ में ज्यादा अच्छी तरीके से नजर आ रहे हैं, किस वेवलेंथ पे आप कितनी डेप्थ में देख पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे आपके पास है, जो कि थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी आई कैसे, रेडियो एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत कैसे हुई। वही अगर आप ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो हम विजिबल रीजन पे अपनी नेकेड आई से भी शुरू से स्टार्स को देखते आ रहे हैं, और फिर हमने ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स बना ली। बट रेडियो एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत कैसे हुई, हमें कैसे ख्याल आया कि स्काई को हम रेडियो वेवलेंथ पे देखना शुरू कर दें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, एंड आई आई वुड लाइक टू हाईली रिकमेंड यू दिस आर्टिकल, कि आप इस आर्टिकल को गो थ्रू करें और आप इसको पढ़ें। और आपको यहाँ पे पता चलेगा साइंस में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी के अंदर क्या होता है कि आप बेसिकली कुछ और चीज पे काम कर रहे होते हैं, कुछ और चीज डिस्कवर, या आप किसी मसले को हल करना चाह रहे हैं और उसमें कोई और डिस्कवरी आपसे हो जाती है। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह की यहाँ पे ये स्टोरी है, जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं, आपका होमवर्क है। बट इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बता देती हूँ कि ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत कैसे हुई, और फिर हमने पल्सार्स का तस्करा किया, तो ये पल्सार्स के हवाले से भी मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको जॉन सीलीन बेल
का कोई आप वीडियो टॉक कोई देखें तो आपको जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी कि उन्होंने पल्सार्स को किस तरह से डिस्कवर किया। तो बेसिकली इस पिक्चर में जो आपको नजर आ रहे हैं वो है कार्ल चैंस्की, जिनको फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी हम कहते हैं। तो बेसिकली ये काम कर रहे थे रेडियो एंटीनास पे। बेसिकली ये काम कर रहे थे आपकी कम्युनिकेशन पे। ठीक है। अच्छा, अब ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। कम्युनिकेशन के अंदर जो एक जिसे कहते हैं स्टैटिक नॉइज, जो एक हिस साउंड जो आती थी, उसको जो है वो रूल आउट करने की कोशिश कर रहे थे, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और उसके सोर्स मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सोर्स है जिसकी वजह से हमें ये नॉइज जो है वो मिल रहा है कम्युनिकेशन के अंदर। तो उसके लिए उन्होंने एक एंटीना बनाया था जिससे वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि बेसिकली कहाँ क्या सोर्स है इस नॉइस की, और डिफरेंट डायरेक्शंस में उस एंटीना को घुमा सकते थे ताकि वो उस सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो वो एंटीना बिल्कुल डिफरेंट सा था, ऐसा नहीं है जैसा अभी हम रेडियो टेलीस्कोप्स को देखते हैं, बट उस टाइम वो उन्होंने बनाया था। और उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज आइडेंटिफाई की जो कि उस स्टैटिक, वो जो एक नॉइस हमें मिल रहा था उसकी वो सोर्सेज हो सकती हैं। उन्होंने लोकल थंडरस्टॉर्म्स को स्टडी किया, ठीक है, कि क्या ये इसका सोर्स हो सकते हैं। फिर उन्होंने जो है वो सन को स्टडी किया। इस तरीके से उन्होंने स्टडी किया और फिर उनको वक्त के साथ साथ अंदाजा हुआ कि जो चीज़ वो डिटेक्ट कर रहे हैं वो हमारे सोलर सिस्टम से बियॉन्ड की चीज़ है। और बेसिकली वो जो डिटेक्ट कर रहे थे उस टाइम, वो यकीनन हमारी मिल्की वे का जो सेंटर है उसको वो डिटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां पे क्या मौजूद है आपके पास। हम अपनी मिल्की वे की बात करें जिस गैलेक्सी में हम मौजूद हैं। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि ये जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं इसका जो ओरिजिन हो सकता है रेडिएशन का, वो या तो स्टार्स हो सकते हैं या आपके पास इंटरस्टेलर मीडियम हो सकता है। ठीक है। और उस टाइम उनके पास इतनी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी कि वो इस तरह के मजीद डिवाइसेस बनाएं और इस चीज़ को क्या कहते हैं कंटिन्यू करें। तो ये पूरी हिस्ट्री आप इसको पढ़िएगा, इसमें फिर आपको पता चलेगा कि बेसिकली शुरू में जो हमारे पास रेडियो डिवाइसेस थे वो बेसिकली रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए नहीं थे, वो रेडार्स थे, बेसिकली वॉर्स के लिए थे। और किस तरीके से वॉर्स के बाद इनको जो है वो हमने रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज किया। तो ये पूरी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है, इसको आप पढ़िएगा। इसके अलावा जॉन सेलिन बेल, किस तरीके से उनको एक सिग्नल मिला, एक रेडियो पल्सेस, पल्सार से जो हमने डिस्कस किया था पल्सेस मिलती हैं, और किस तरीके से वो समझना मुश्किल था कि वो क्या डिटेक्ट कर रही हैं। और उस टाइम एक LGM, लिटिल ग्रीन मैन के नाम से भी एक चीज सोची गई कि शायद कोई एलियन सिग्नल दे रहा है। और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, और किस तरह से हमें पता चला कि सिग्नल्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, रेडियो पल्सेस पल्सार से हमें मिल रहे हैं। और पल्सार्स क्या होता है और किस तरीके से ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ हमने समझी। तो उसको आप जरूर स्टडी कीजिएगा। अच्छा जी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी हमें समझ में आ गई। रेडियो एस्ट्रोनॉमी की थोड़ी सी हमने हिस्ट्री देख ली, बहुत ज्यादा डिटेल में हम हिस्ट्री में नहीं गए। अब मेरे पास क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आप अभी जो विजिबल लाइट देख रहे हैं उसके बजाय अगर आप रेडियो सिग्नल्स रिसीव करना शुरू कर दें, रेडियो वेवलेंथ पे देखना शुरू कर दें, तो आपको यूनिवर्स कैसी नजर आएगी। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपने सोचना है, और जो भी आपके जहन में आता है फिर अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशनल डेटा है वो उससे कितना करीब है जो आपने अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाई है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जो कि बेसिकली दो इमेजेस हैं। दो इमेजेस को हमने कंपोजिट बना के आपको दिखाया है, या आप समझे दो लेयर्स आप देख रहे हैं। सब पीछे जो आपको लेयर नजर आ रही है वो आपकी ऑप्टिकल इमेज है। ठीक है। जिसमें आप नीचे यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपको रेडियो टेलीस्कोप्स नजर आ रहे हैं, ये माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये और टेलीस्कोप्स नजर आ रहे हैं, और ये स्काई है। मगर इसके ऊपर आपको जो एक और इमेज ओवरलैप करके दिखाई जा रही है वो आपके पास कौन सी इमेज है, रेडियो इमेज। तो बेसिकली आप कह सकते हैं आप पैरेलल यूनिवर्सेस देख रहे हैं, एक ऑप्टिकल में और दूसरी रेडियो के अंदर।
तो जो रेडियो इमेज है आपके पास, अगर आप इसको बहुत गौर से देखें तो आपको जो ये रेडियो इमेज, रेडियो सोर्सेज इसमें आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये सारी आपको क्या नजर आ रही हैं? रेडियो सोर्सेज नजर आ रही है। कुछ एक्सटेंडेड सोर्सेज भी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास लोअर लेफ्ट से आपको अपर राइट तक एक बैंड सा फील होगा, सोर्सेज जिसमें आपको ये नजर आ रही हैं। तो आपको क्या नजर आएगा? एक बैंड सा आपको नजर आ रहा होगा, और ये एग्जैक्टली वही बैंड है जो मैंने आपको पहले की इमेजेस में दिखाया था ऑप्टिकल में, जिसको हम कहते हैं मिल्की वे। ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऐसे सोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं जो ब्राइट भी हैं और इरेगुलर भी हैं। ठीक है, जो स्टार्स नहीं है, इरेगुलर शेप में एक्सटेंडेड सोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है? क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आयनाइज हुई हुई है लुमिनस स्टार्स की वजह से। और आपको किस में नजर आ रही है? रेडियो वेवलेंथ पे। ये क्या है? अब यकीनन आप बता सकते हैं, ये है आपके पास ओरायन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, और मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं उसको विजिबल वेवलेंथ पे देखूं तो वो कैसी नजर आती है, मगर यहाँ पे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया है कि अगर मैं उसको रेडियो वेवलेंथ में देखना शुरू करूं तो वो मुझे कैसी नजर आ रही हो। ठीक है, और आयन को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। मजीद एग्जांपल्स लेते सन। अच्छा, सन की हमने एग्जांपल ली थी कि अगर आप सन को डिफरेंट वेवलेंथ्स में देखते हैं तो आप सन को डिफरेंट डेप्थ्स में देख रहे होते हैं। हमने देखी थी एग्जांपल, हमने ऑप्टिकल की देखी थी, रेडियो वेवलेंथ्स की देखी थी, एक्स रेज की देखी थी। और हमने कहा था कि हम ऑप्टिकल पे जो है फोटोस्फेयर देख रहे हैं और हम एक्सरेज पे उसका जो है कोरोना देख रहे हैं। हमने ये सारी एग्जांपल दी थी, मगर ये एग्जांपल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको सन डिफरेंट नजर आ रहा है, हालांकि आप हर दफा उसको रेडियो वेवलेंथ पे ही देख रहे हैं। अगर रेडियो वेवलेंथ का इतना बड़ा सा बैंड है जिसमें आपको पता है कि बहुत सारी वेवलेंथ की रेंज मिलकर रेडियो वेवलेंथ के बैंड को बना रही, तो उस बैंड में से हम डिफरेंट डिफरेंट रेडियो की वेवलेंथ पे सन को देख रहे हैं, तो वो हमें क्या नजर आ रहा है? डिफरेंट नजर आ रहा है। यहाँ पे आपके पास गीगाहर्ट्ज में वेवलेंथ लिखी हुई है। तो इवन अगर आप रेडियो वेवलेंथ के बैंड्स में भी सन को डिफरेंट डिफरेंट रेडियो वेवलेंथ पे देखना शुरू कर दें तो आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा, क्योंकि सन जो है वो एक एक्टिव रेडियो एमिटर है, रेडियो वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। और जो उसका रेडियो एमिशन है वो उसकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स। दैट्स व्हाई जब आप रेडियो के डिफरेंट वेवलेंथ पे उसको देखेंगे तो वो डिफरेंट नजर आएगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब आपको क्या नजर आ रहे हैं? प्लैनेट्स। कौन कौन से प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं? जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। अगर मैं आपको ना बताऊं कि जुपिटर है तो शायद आप उसको पहचान भी ना सकें, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे इतना मुख्तलिफ नजर आ रहा है। मरकरी को भी शायद आप ना पहचान सकें। सैटर्न को आप कहें कि शायद इसके रिंग की वजह से आप शायद पहचान सकेंगे कि ये सैटर्न है, मगर बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा है, शायद रेडियो वेवलेंथ पे देख रहे हैं इसलिए ऐसा नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हमें इतनी मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, ऐसी क्यों नजर आ रही है? क्योंकि हम किस पे देख रहे हैं? जुपिटर, जुपिटर को या सैटर्न को या मरकरी को रेडियो वेवलेंथ पे देख रहे हैं। अच्छा, जुपिटर की एग्जांपल लेते हैं। ये जुपिटर तो नहीं लग रहा, ये कोई लिजर्ड्स टाइप की चीज लग रही है। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मौजूद है पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे क्या मौजूद है? चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि आपके पास जुपिटर के मून से इरप्ट हो रहा है। और वो चार्ज पार्टिकल जो इरप्ट हो रहे हैं वो कैप्चर हो रहे हैं इस हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और फिर हमें क्या मिल रहा है? रेडियो इमिशन। तो ये दो कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत दफा मेंशन किया, चार्ज पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड, इसको आपने याद रखना है क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे थर्मल एंड नॉन थर्मल रेडियो इमिशन। अच्छा, सैचुरेशन की बात करें तो फिर आपको यहाँ पे बिल्कुल ही एक अलग सी पिक्चर नजर आ रही है। अच्छा, सैचुरेशन आपके पास क्या है? जाइंट गैस प्लैनेट है जिसमें आपको रिंग भी नजर आ रहा होता है। ठीक है, अब अगर आप इसके एटमॉस्फेयर की बात करें इस जाइंट प्लैनेट की, तो वैसे तो ये कोल्ड प्लैनेट है,
मगर अगर आप इसकी लेयर्स की बात करें, और तो इसकी लेयर्स में भी क्या होगा, टेम्परेचर का फर्क होगा। ठीक है, सारी कूल होंगी मगर कोई क्या होगी, कूलर होगी। तो होता क्या है कि आपके पास, कि जो आपके पास इसकी आउटर लेयर्स हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या है, ज्यादा कूल है। और जैसे जैसे आप इसका रिंग देख रहे हैं, ठीक है, आप जैसे जैसे इसमें बाहर जा रहे हैं, इसकी आउटर लेयर्स और ज्यादा कूल है, और फिर जैसे आप उसका रिंग देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो रिंग है, जिसमें आइस है, डस्ट है, वो आपको जो है वो डार्क नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है कि जो रेडियो वेव्स आ रही हैं सैचुरन से, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही प्लैनेट का आप सैचुरन को देख रहे हैं, मगर आपको ये रेडियो इमिशन कैसा नजर आ रहा है, डिफरेंट नजर आ रहा है। अगर आप मरकरी को देखें, ठीक है, तो मरकरी के अंदर तो आपको और सरप्राइजेस मिल रहे हैं, इमेज बिल्कुल ही डिफरेंट नजर आ रहा है। कहीं पे आप रेड देख रहे हैं, मतलब ये डिफरेंट कलर्स डिफरेंट इंटेंसिटीज को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो ये, इससे क्या मुराद है? सबसे पहले तो ये चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि ये जो मरकरी की आपको इमेज नजर आ रही है, बेसिकली ये इमेज किस तरह से ली गई है कि हमने रेडियो सिग्नल वहां पे भेजे, मरकरी से वो टकराए और रिफ्लेक्ट होके हमें रेडियो सिग्नल मिला। ठीक है। अच्छा, अब जो हमें रेडियो सिग्नल मिल रहा है, तो उसमें सबसे हाई सिग्नल हमें यहाँ पे रेड पे मिल रहा है। फिर उसके बाद उससे कम जो है वो आपके पास येलो, ग्रीन एंड देन ब्लू। ठीक है, तो सबसे हाई सिग्नल रेड, और फिर प्रोग्रेसिवली हम लो, हमें सिग्नल मिल रहा है येलो, ग्रीन एंड ब्लू में। अच्छा, अब उसके बाद रेड सिग्नल हमें दोनों, देखा जाए, पोल्स पे मिल रहा है। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि हमें मरकरी पे, जिसे कहना चाहिए, आपको हर तरफ से सिग्नल जो है वो बिल्कुल बराबर नहीं मिल रहा, और हमें ये सिग्नल कहाँ से मिल रहा है, उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके मिल रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरा मरकरी हमें जो है वो एक जैसा रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दे रहा। तो हमें पता चलता है रिसर्च से कि आपके पास जो नॉर्मल आइस होती है, जो अर्थ पे हमें पाई जाती है, वो बेसिकली काम करती है कि स्पंज की तरह, वो रेडियो वेव्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर यहाँ पे जो आइस है जिसका टेम्परेचर काफी लो है, ये आइस क्या कर रही है, ये काम करी एक मिरर की तरह, ये रेडियो वेव्स को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमारे पास ये सारे इमेजेस हमें इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस दे रहे हैं। ठीक है, मरकरी को हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को, कि अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को डिफरेंट वेवलेंथ्स पे देखते हैं, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, रेडियो वेव्स को इमिट कर रहे होते हैं। तो पहली एग्जांपल आपको यहाँ पे दी गई है सैजिटेरियस ए की, जो कि आपके पास क्या है, ब्लैक होल मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में। अच्छा, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको तब भी दी थी कि वो कार्ल जेंस्की को क्या मिल रहा था, रेडियो इमिशन मिल रहा था, और उनको क्या लगा कि जो रेडियो इमिशन मिल रहा है वो सोलर सिस्टम से बाहर की किसी चीज का मिल रहा है। तो गैलेक्सी के सेंटर में यहाँ पे मौजूद है ब्लैक होल, जिसको आप कह रहे हैं सैजिटेरियस ए, और आपको यहाँ पे ब्लैक होल की इमेज भी नजर आ रही है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर वो ब्लैक होल है तो उसकी इमेज, वो तो ब्लैक है तो उसकी इमेज हमने कैसे ली। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे। और ये इमेज जो है वो ली गई है रेडियो वेवलेंथ पे, और इवन हॉराइजन टेलीस्कोप से ली गई है। कैसे ली गई है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको एक रेडियो सोर्स यहाँ पे पता चल गया, ब्लैक होल। फिर आपने देखा सुपरनोवा रेमनेंट्स, ये मौजूद हैं गैलेक्सी में, और हमने एक सुपरनोवा रेमनेंट की एग्जांपल भी कवर की थी। ठीक है, कैस ए। पल्सार्स, पल्सार्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, रेडियो सोर्सेज हैं, और हमें इसके पोल से क्या मिलते हैं, रेडियो पल्सेस। तो आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जॉन सेलिन बेल ने इनको डिस्कवर किया था, तो उन्हें बेसिकली क्या मिल रहा था, रेडियो सिग्नल जो पल्सेस की फॉर्म में था, कि अगर कोई सिग्नल नहीं है, फिर सिग्नल आएगा पीक पे, फिर चला जाएगा, फिर इस तरीके से ये सिग्नल क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, पल्सेस मिल रहा है।
तो हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सोर्स है पल्सार्स। फिर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, ठीक है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से क्या मुराद है? प्लैनेट, एक स्टार के गिर्द जब एक प्लैनेट बन रहा है तो उसके गिर्द मौजूद होगी डिस्क, जिसमें क्या होगी आपके पास? गैस और डस्ट। तो उससे भी हमें क्या मिल रहा होता है? रेडियो एमिशन। फिर हमें रेडियो एमिशन गैलेक्सीज से मिल रहा होता है। यहाँ पे एग्जांपल में दी हुई एंड्रोमेडा, जो आपकी नेबरहुड में गैलेक्सी है। फिर हमें गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती हैं? गैलेक्सी क्लस्टर्स, वहां से हमें रेडियो एमिशन मिल रहा होता है। फिर हमें रेडियो एमिशन मिल रहा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड्स, ठीक है, सीएमबी जिसको हम कहते हैं। और बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? दिस इज आफ्टर मैथ ऑफ द बिग बैंग। तो ये क्या है सीएमबी? बेसिकली ये रेडिएशन है जिसको आप कहते हैं आफ्टर ग्लो बिग बैंग, ठीक है। तो ये बहुत ही फेंट सी रेडिएशन है जिसने पूरी यूनिवर्स को भरा हुआ है, ठीक है, पूरी यूनिवर्स को फिल किया हुआ है। और आप इसको हर डायरेक्शन में डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इंटरेस्टिंगली डिस्कवर किया गया था बिल्कुल ही एक्सीडेंटली, जिसे हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। और इसको 1965 में पेंजियास एंड विल्सन ने डिस्कवर किया था, जिसपे उनको 1978 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी इनको मिला। तो सीएमबी बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप है जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं माइक्रोवेव रीजन में, ठीक है। यानी वेवलेंथ उसकी जो है वो फ्यू मिलीमीटर्स होगी। तो आप इसको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि यूनिवर्स का स्टार्ट बिग बैंग बहुत ही हॉट था, ठीक है, बहुत ही हॉट था। मगर जैसे जैसे वो एक्सपेंड हुई, वो कूल हुई, तो अब ये रेडिएशन आप जब डिटेक्ट करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 2.7 केल्विन। और इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने स्पेस में बहुत सारे मिशंस भेजे। जैसे इसको डिटेक्ट तो हमने कर लिया था, इसको स्टडी करने के लिए, इसकी डिटेल स्टडी करने के लिए हमने स्पेस में मिशंस भेजे। फॉर एग्जांपल कोबी, डब्लू मैप और प्लांक। तो इसका मतलब ये है कि हमने डिस्कस किया कि रेडियो वेवलेंथ पे हम क्या कुछ डिस्कवर कर सकते हैं और क्या कुछ हम स्टडी कर सकते हैं। मिल्की वे के अंदर ब्लैक होल, सुपरनोवा रेमनेंट्स, पल्सार्स, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, मिल्की वे से बाहर दूसरी गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के क्लस्टर्स, और बहुत ही लार्ज स्केल पे हमारी यूनिवर्स में ये जो है सीएमबी। तो हम बार बार रेडियो एमिशन की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि रेडियो एमिशन तो हमें बहुत ही डाइवर्सिफाइड रेडियो सोर्सेज से मिल रहा है। और इस जब हमें रेडियो एमिशन मिल रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो थर्मल भी हो सकता है और नॉन थर्मल भी हो सकता है। तो व्हाट डू वी मीन बाय दीज थर्मल एंड नॉन थर्मल रेडिएशन? अब अगर हम सबसे पहले एग्जांपल लें थर्मल इमिशन की, तो ये समझना बहुत ही आसान है, आपको इसका अंदाजा भी है, आप इसको यकीनन पढ़ चुके हैं साइंस में, कि आपके पास अगर कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर है तो वो क्या कर रही होगी? रेडिएशन एमिट कर रही होगी, ठीक है। और जो वो रेडिएशन इमिट कर रही होगी वो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे इमिट कर रही होगी। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डिफरेंट वेवलेंथ्स डिस्कस की हैं, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। तो वो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे इमिट कर रही होगी। और वो किस वेवलेंथ पे कितना इमिट करेगी ये डिपेंड करता है उस बॉडी के टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा हमें इमिशन मिल रही होगी। अब अगर हम ये डिफरेंट कर्व्स देखें तो हम कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 3000 केल्विन है, तो उसका कुछ वो डिफरेंट वेवलेंथ्स पे इमिट कर रही है। वो विजिबल पे भी कुछ इमिट कर रही है, इंफ्रारेड पे, और इस तरीके से इसका कर्व यहाँ पे मौजूद है। बट इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर, सॉरी, इसका कर्व इतना ज्यादा हाई नहीं है। इसके मुकाबले में एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 4000 केल्विन है, तो आपके पास इसका कर्व है। कर्व का मतलब ये कि वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे वो इमिट कर रही है। थोड़ा बहुत वो अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इस तरीके से इसका कर्व पिछले वाले से ज्यादा हाई है। इसका मतलब ये कि हर वेवलेंथ पे वो ज्यादा इमिट कर रही है एज कम्पेयर टू दिस बॉडी जिसका टेम्परेचर जो है वो 3000 केल्विन था। फॉर एग्जाम्पल एक और बॉडी है जिसका टेम्परेचर है
5000 केल्विन। तो अब इसका इमिशन हर वेवलेंथ पे पिछली बॉडी से ज्यादा है, क्योंकि इसका कर्व आपको कैसा नजर आ रहा है, ऊंचा। और आप इसका अगर टोटल इमिशन निकालना चाहें सारी वेवलेंथ्स पे, तो आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। और इसी तरीके से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये कर्व क्या होता जा रहा है, ऊंचा। अब यहाँ पे एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है, तो इसका ग्राफ इन तमाम से ज्यादा ऊंचा है। और हम देख रहे हैं कि वो तमाम वेवलेंथ्स पे ज्यादा एमिट कर रहे हैं। मगर हम एक और चीज देख रहे हैं कि जो आपके पास ग्राफ है, उसकी जो पीक है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वो शिफ्ट होता जा रहा है। इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे, इसका और शिफ्ट हो गया, इसका और शिफ्ट हो गया। तो वो शिफ्ट आपके पास कहाँ पे होता जा रहा है, लोअर वेवलेंथ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ विजिबल की बात करूं, तो विजिबल के अंदर आपके पास, मैं बात करूं रेड की, ग्रीन की और ब्लू की, तीन मैं आपको कलर्स की बात कर रही हूँ। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका वो आपको ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है रेड, और एक ऑब्जेक्ट आपको ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है ब्लू, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेड वाले का या ब्लू वाले का? आमतौर पे अगर मैं किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछूं जो साइंस नहीं पढ़ रहा, जो अभी फिलहाल छोटा सा स्टूडेंट कोई आर्ट्स बना रहा है, तो उसके ध्यान में आएगा कि आमतौर पे हमें कोई चीज़ गर्म नजर आती है तो उसमें हम रेड कलर करते हैं, कोई चीज़ ठंडी नजर आती है उसमें ब्लू कलर करते हैं। तो जो चीज़ ब्लू नजर आ रही है वो ठंडी होगी, और जो रेड नजर आ रही है वो गर्म होगी। पर जब हम वेवलेंथ की बात करें, तो हमें पता है कि रेड की वेवलेंथ बड़ी है एज कंपेयर टू ब्लू। और हमें पता है कि अगर वेवलेंथ बड़ी होती है तो एनर्जी कम होती है, टेम्परेचर कम होता है। वेवलेंथ छोटी है, एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो हमें पता है कि अगर कोई चीज रेड में ज्यादा इमिट कर रही है, तो वो ब्लू के मुकाबले में कूलर है। और अगर कोई चीज ब्लू में ज्यादा इमिट कर रही है, तो वो वार्मर है। अगर आपको स्काई में एक रेड स्टार नजर आ रहा है, आपको एक स्काई में ब्लू स्टार नजर आ रहा है, तो कौन सा ज्यादा हॉट है, ब्लू वाला, और रेड वाला क्या है आपके पास, कूलर है। तो ये वाला जो इमिशन है, ये थर्मल इमिशन है। इसका ताल्लुक किससे है, टेम्परेचर से। क्योंकि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वो किस वेवलेंथ पे ज्यादा इमिशन दे रहा है, वो वेवलेंथ भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मगर दूसरा इमिशन जो आपको मिलता है, वो होता है आपके पास नॉन थर्मल। और यहाँ पे नॉन थर्मल के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, मगर हम उन सबको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन को। और उसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है यहाँ पे, और आपको नजर आ रहा है एक चार्ज पार्टिकल जो कि स्पाइरल कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के गिर्द, और आपको क्या दे रहा है, रेडियो वेव्स। और यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, तो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन occurs when a charged particle encounters a strong magnetic field. The particle is accelerated along a spiral path, following the magnetic field and emitting radio waves in the process. ठीक है। तो और आपको ये जो रेडियो वेव्स मिल रही है, ये उतनी ज्यादा आपको रेडियो वेव्स मिलेंगी जितनी ज्यादा स्ट्रांग आपके पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आपको रेडियो इमिशन मिल रहा है, वो आपको कैसा मिल रहा है, नॉन थर्मल। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज वार्म है, तो वो आपको डिफरेंट वेवलेंथ्स पे आपको क्या दे रही होगी, इमिशन। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स का मतलब ये कि वो आपको रेडियो पे भी कोई ना कोई इमिशन दे रही होगी। मगर वो किस पे डिपेंड कर रहा था, इसके टेम्परेचर पे। मगर यहाँ पे जो आपको रेडियो एमिशन मिल रहा है, उसका ताल्लुक इसके टेम्परेचर से नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके पास क्या है, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं कि अब हम फिलहाल टोटली फोकस करते हैं इस सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन पे, इस नॉन थर्मल सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन पे। और देखते हैं कि ये हमने जो इतनी सारी एग्जांपल्स ली थी, उन एग्जांपल्स में ये हमें कहाँ पे नजर आता है। और एग्जांपल्स हम गैलेक्सी से रिलेटेड लेंगे, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बेसिक्स इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि आप काम कर सकें आगे जाके। हमारा जो प्रोजेक्ट है रेडियो गैलेक्सी जू, जो कि एक सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट है, आप उसका हिस्सा बन सकें। तो अब आपके पास यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन की। अच्छा, पहली एग्जांपल आपको क्या दी जा रही है, ब्लैक होल की, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की। तो वो आपके पास कहाँ पे होगा, गैलेक्सी के सेंटर में।
अच्छा, अब आपको यहाँ पे ब्लैक होल नजर आ रहा है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्लैक होल सेंटर में होता है, गैलेक्सी के न्यूक्लियस में होता है, गैलेक्सी के सेंटर में होता है, so आप उसे उसका गैलेक्सी का न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर, एजीएन। अब ये एजीएन क्या होता है इसको समझते हैं। ये जो फिगर है इसको जरा वीडियो की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये आपको यहाँ से क्या कुछ, ये जो जेट नजर आ रहा है ये क्या है, ये जो चीज इसके गिर्द रोटेट हो रही है ये क्या है, ये जो इमिशन आपको नजर आ रहे हैं इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने अभी देखा, सेंटर में ब्लैक होल था, और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये जो ब्लैक होल्स होते हैं ये कोई छोटे से ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज। इनका साइज का एक आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है, किसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ। अच्छा, सोलर सिस्टम के साथ कंपैरिजन ऐसे दिखाया गया है कि ये आपके पास सन, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न है, और एक अगर एक स्मॉल ब्लैक होल है तो उसका डायमीटर इतना हो सकता है कि स्टेलर ब्लैक होल है, कि स्टार डाई हुआ एक ब्लैक होल बन गया। तो उसका आपको यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, उसका आपको डायमीटर दिखाया जा रहा है। मगर अगर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है किसी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है तो वो कितना लार्ज हो सकता है, यहाँ पे आपको इसका डायमीटर दिखाया जा रहा है, और कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, पूरे सोलर सिस्टम से। सो नाउ यू कैन हैव सम आइडिया कि यहाँ पे इसका डायमीटर 6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है स्मॉल ब्लैक होल का, और ये जो लार्ज ब्लैक होल है इसका आपको डायमीटर नजर आ रहा है 720 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जस्ट टू गिव यू सम रेफरेंस के एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपके पास कितना लार्ज होता है, तो इसके लिए सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, 720 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, अब अगर आप सिर्फ ये अंदाजा लगाना चाहें कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना बड़ा होता है, तो ये 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। अच्छा, ब्लैक होल का हमने साइज का अंदाजा किया। अब यहाँ पे आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखाए जा रहे हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं जेट्स, बीच में जो है वो आपके पास क्या है, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, और फिर जो चीज एक्सटेंड होती जा रही है, बहुत दूर दूर तक जा रही है, इसको हम कह रहे हैं लोब्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस तरह की हमने कोई इमेज, पिछली जितनी भी एग्जांपल्स हमने ली हैं, क्या हमने कहीं पे इस किस्म की कोई इमेज देखी है? अगर देखी है तो कब देखी है और कहाँ देखी है, किस चीज की एग्जांपल थी, किस चीज की इमेज थी? हमने देखी है। ठीक है, अगर आपका आंसर यस है देन यू आर राइट, हमने देखी है। और हम इसको समझते हैं, फिर हम उसको दोबारा से रिविजिट करेंगे कि हमने क्या इमेज देखी थी। तो सबसे पहले आपके पास सेंटर में जो चीज थी वो था आपके पास इस इमेज में ब्लैक होल। ब्लैक होल आपके पास क्या, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे स्पेस का एक ऐसा रीजन जहाँ पे आपके पास ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई चीज वहां से स्केप नहीं कर सकती, इवन लाइट भी स्केप नहीं कर सकती। और आमतौर पे हम ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो हैं वो कहाँ पे हम देखते हैं, गैलेक्सीज के सेंटर में। और इनके मासेस जो हैं वो मिलियंस या मिलियंस टू बिलियन सोलर मासेस तक हो सकते हैं। ठीक है, यानी इतने सारे सन का मासेस आप मिलाएंगे तो जो मास बनेगा वो इस ब्लैक होल का मास हो सकता है। अच्छा, ये ब्लैक होल्स ग्रो करते हैं, और ये ग्रो कैसे करते हैं, ये एक्रीट करते हैं गैस और डस्ट को। ठीक है, तो ये एक्रीट करते हैं या किसी और ब्लैक होल के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। जो आपने देखा था ना, मैंने आपको इमेज में दिखाई थी, डिस्क थी जो ब्लैक होल के गिर्द घूम रही थी, तो वो डिस्क क्या कर रही थी, वो गैस और डस्ट थी जो उसके गिर्द घूम रही थी, और घूमते घूमते वो कहाँ पे जा रही है, ब्लैक होल के अंदर। ब्लैक होल उसको क्या कर रहा है, एक्रीट कर रहा है, और जितना वो मास एक्रीट कर रहा है उसका साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है।
अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो नजर आ रही है वो आपके पास क्या है? जेट। जेट बेसिकली क्या है? हमने देखा कि मटेरियल कहाँ पे फॉल कर रहा होता है? ब्लैक होल के अंदर। ठीक है। तो ब्लैक होल के अंदर जब मटेरियल फॉल कर रहा होता है तो सारा मटेरियल जो है वो फॉल नहीं करता। ठीक है। तो जो मटेरियल आपको बीच में उसमें से इजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा था वो आपके पास क्या था? वो आपके पास जेट्स थे। अच्छा, अब ये जो जेट्स होते हैं इसमें हम एक बार टर्म बहुत यूज कर रहे होते हैं, रिलेटिविस्टिक जेट्स। तो अब इन रिलेटिविस्टिक जेट्स को कैसे समझे? हमने देखा था कि एक एक्रीशन डिस्क थी जिसमें गैस और डस्ट जो है वो अ, हमें बहुत स्पीड में रोटेट करती हुई नजर आ रही थी, और हम कह रहे थे कि वो गैस और डस्ट जो है वो ब्लैक होल एक्रीट करता है, खा लेता है, अपने अंदर ले लेता है। और हम ये कह रहे थे कि उसमें से सारी गैस और डस्ट जो है वो आपके पास उसके अंदर नहीं जा रही होती, बल्कि हमारे पास क्या होता है कि एक्विशन डिस्क और जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वहां पे फील्ड मौजूद है वो क्या करती है? कुछ प्लाज्मा को फनल कर देती है, जो आपने देखा था इजेक्ट करी थी एक नैरो पावरफुल बीम के अंदर। और जो नैरो पावरफुल बीम है उसको लॉन्च करती है बकायदा इतनी ज्यादा स्पीड में कि तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक जेट्स। ठीक है। और वो इतने ज्यादा दूर डिस्टेंस तक जा सकते हैं कि जो जिस गैलेक्सी जो होस्ट गैलेक्सी उससे भी ज्यादा दूर तक ये जेट्स इजेक्ट हो सकते हैं। और सारे बहुत ज्यादा अपने साथ एनर्जी लेके जा रहे होते हैं। तो अब हमें ये सिस्टम समझ में आ गया कि ये पूरा सिस्टम क्या है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं? एजीएन, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर, जिसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है सेंटर में, जो कि क्या कर रहा है? बकायदा एक्सीशन कर रहा है। और उसके गिर्द मौजूद है ग्लोइंग डिस्क। ठीक है। और उस ग्लोइंग डिस्क के अलावा हमें क्या चीज नजर आ रही है? जेट्स हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो लास्ट चीज हमारे पास है वो है लोब्स। तो ये लोब्स क्या है? ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है इनको हम क्या कह रहे हैं? लोब्स। तो इसको हम एक एनिमेशन देखते हैं और फिर इसको समझते हैं। ठीक है। ठीक है, एजियन है और वहां से आपके पास जेट रिलीज हुए। जेट रिलीज होने के बाद आपके पास क्या बनना शुरू हो गया? लोब्स। तो बेसिकली लोब्स क्या है? हमने कहा कि आपके पास ये जो पावरफुल जेट्स निकल रहे हैं ये बेसिकली क्या शूट कर रहे हैं? ये गैस और पार्टिकल्स शूट कर रहे हैं, और इसकी स्पीड जो है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड्स हैं, स्पीड ऑफ लाइट के करीब है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आपके पास जेट्स निकल रहे थे। अच्छा, अब क्या हुआ कि जेट जब ट्रैवल करेंगे गैलेक्सी से, ये बहुत बाहर तक जा रहे हैं, तो ये गैलेक्सी के बाहर का जो मीडियम है, इंटरगैलेक्टिक मीडियम, जो दो गैलेक्सीज के दरमियान का जो मीडियम होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरगैलेक्टिक मीडियम। उससे के साथ जब ये इंटरैक्ट करेगा तो ये डिसेलरेट होगा। डिसेलरेट होने का मतलब ये है कि ये अपनी कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी डेसिपेट कर देगा। काइनेटिक एनर्जी डेसिपेट करेगा, कुछ शॉक वेव्स बनेंगी जिसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट्स। ठीक है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी जिसको इसने डेसिपेट किया। अब डेसिपेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो ये शॉक वेव्स बनेंगी तो आपके पास क्या होगा कि ये जो आपके पास प्लाज्मा होगा, ये जेट्स के जो साइड वेव्स होंगे वहां से ये स्केप करना शुरू हो जाएगा। और आपके पास, वरना जेट्स की तो डायरेक्शन सिंपल यूं थी, तो ये उसके साइड वेव से प्लाज्मा यहाँ से स्केप हो रहा है। और आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक लार्ज स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लोब्स। सो नाउ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग कि आपके पास एजीएन क्या है, जेट्स क्या है, और आपके पास लोब्स क्या है। और ये जो लोब्स हैं आपके पास, ये आपको रेडियो इमिशन की वजह से आप इनको रेडियो टेलीस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो हमारे लिए रेडियो वेवलेंथ जो है वो क्या है? बेस्ट है। तो जस्ट टू
क्विकली रिवाइज, हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि आपके पास रेडियो इमिशन जब आपको मिल रहा होता है तो वो थर्मल हो सकता है, नॉन थर्मल हो सकता है। नॉन थर्मल में हमने समझा था सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन, और फिर हमने उसकी पहली एग्जांपल ली थी ब्लैक होल की। ठीक है। और ब्लैक होल की जब हमने पहली एग्जांपल ली थी तो इसमें हमने आपको एक सिस्टम दिखाया था जिसको हम कहते हैं एजीएन। ठीक है, ये पूरा सिस्टम जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे ब्लैक होल है, एक्रीशन हो रही है, जेट्स हैं आपके पास, और आपके पास क्या है, लोब्स। अच्छा, अब यहाँ पे इसको दोबारा से डिफाइन कर देते हैं कि एजियन एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई बेसिकली आपके पास क्या है, ये गैलेक्सीज हैं जिसके सेंटर में क्या मौजूद है, सुपर मैसिव ब्लैक होल। और वो मुसलसल क्या कर रहा है, एक्रीट कर रहा है गैस और डस्ट को। ठीक है, वो जो आपने एक्रीशन डिस्क देखी थी, जो गैस और डस्ट उसके गिर्द घूम रही थी। अच्छा, जब ये मटेरियल ब्लैक होल के अंदर जाता है, ठीक है, तो ये हीट अप होता है। और ये क्या करता है, हीट अप होने का मतलब है ग्लो करेगा, और ये आपको ग्लो करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, जो हमने ब्लैक होल की पिक्चर देखी थी। ठीक है, तो वो कुछ ये चीज थी जो हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आपके पास जब एनर्जी आपके पास यहाँ पे रिलीज होती है तो वो सिर्फ एक वेवलेंथ पे नहीं होती, वो काफी सारी वेवलेंथ्स पे, पूरे स्पेक्ट्रम पे जो है वो रिलीज हो रही होती है, फ्रॉम रेडियो वेव्स टू एक्स रेज। और समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास जेट्स भी रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, जेट्स जिसमें क्या है, मौजूद मटेरियल, और वो जेट्स इतने ज्यादा एक्सटेंड कर रहे होते हैं स्पेस में कि फॉर एग्जांपल 1000 ऑफ लाइट ईयर्स लॉन्ग। ठीक है, तो ये आपके पास पिक्चर है गैलेक्सी की ऑप्टिकल वेवलेंथ में, और ये उसी गैलेक्सी की पिक्चर है रेडियो वेवलेंथ में। क्या आप पहचान रहे हैं कि ये कौन सी गैलेक्सी है? क्योंकि ये पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो अगर आपको याद हो, ये पिक्चर हमने देखी थी, एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी पिक्यूलियर गैलेक्सी की, और आपको बताया था कि ये गैलेक्सी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम इसको आगे भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऑप्टिकल में हमने देखा तो कुछ ऐसी नजर आ रही है, रेडियो में हमने देखा तो हमें कुछ ऐसी नजर आ रही है। और जब आप उसको मजीद उसको जूम इन करेंगे, उसकी डिटेल में जाएंगे, तो फिर आपको और ज्यादा उसकी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो पता चल रही होंगी, कि जो जेट्स लॉन्च हो रहे हैं वो कहाँ से लॉन्च हो रहे हैं, उसका इनर स्ट्रक्चर क्या है। खासतौर पर अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें आपको ओवरलैप नजर आ रहा है, बीच में आपको ये ऑप्टिकल इमेज नजर आ रही है, और इसके ऊपर आपको ये रेडियो इमेज, ये वाली इमेज दिखाई गई है। तो हालांकि गैलेक्सी जो है वो यहाँ पे है, मगर उसका जो ये जो रेडियो जेट्स हैं और जो उसके लोब्स हैं, वो गैलेक्सी से बहुत दूर तक आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन की दूसरी एग्जांपल लेनी है, और वो हमने किसकी लेनी है, स्टार फॉर्मेशन की। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको आसान आसान करके समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और फिर बाद में हम देखेंगे कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग मिला के, हम सारी बेसिक्स मिला के कैसे एडवांस एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि जिन रीजन्स में स्टार बन रहे होते हैं वहां पे भी हमें ये सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन, नॉन थर्मल रेडिएशन मिल रहा होता है। और वहां पे भी आपके पास क्या होती है, ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं आपके पास, ये आपको चार्ज पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, इसको स्पाइरल कर रहा है, और यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, रेडियो वेव्स। अच्छा, अब जो चीज इंपॉर्टेंट है समझना, कि यहाँ पे आपको जो पिक्चर के अंदर जूम इन करके दिखाया जा रहा है वो गैलेक्सी का समझें कोई आर्म जूम इन करके दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पिछली हमने सारी एग्जांपल्स ली थी, अगर आप उसको रिलेट करें तो हमने कहा था कि जहाँ पे गैस और डस्ट है आपके पास ज्यादा, जहाँ पे ये स्टार्स बन रहे हैं, हमने काफी दफा एग्जांपल्स ली थी गैलेक्सी के आर्म्स की। तो ये उस किस्म का, उस तरह का रीजन आपको जूम इन करके दिखाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जहाँ पे स्टार फॉर्मेशन हो रही होगी वहां पे भी आपको ये नॉन थर्मल सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन मिल रही होगी। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स लेते हैं।
ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक गैलेक्सी दिखाई गई है। बेसिकली गैलेक्सी तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, मगर उसके साथ आपको यहाँ पे और गैलेक्सीज भी नजर आ रही हैं। और ये आपको किस में दिखाई जा रही है? ऑप्टिकल के अंदर। और यही गैलेक्सी अगर हम आपको दिखाएं रेडियो के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रही है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस गैलेक्सी का जो रेडियो एमिशन आपको नजर आ रहा है, और जो पिछली वाली एग्जाम्पल थी उसका जो रेडियो एमिशन नजर आ रहा था आपको दूसरी वाली गैलेक्सी का जो हमने देखी थी, उसमें क्या फर्क है? क्योंकि ये एक ऐसी गैलेक्सी है जहां पे आपको स्टार फॉर्मेशन हो रही है। अब इसमें आपको जहां जहां पे भी स्टार फॉर्मेशन नजर आ रही है, वहां पे आप कैसे पता कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन नजर आ रही है? इसके इस रेडियो एमिशन से। ठीक है, मगर पिछली गैलेक्सी में आपको इस तरह का रेडियो एमिशन नजर नहीं आ रहा था, बहुत अलग तरह का रेडियो एमिशन नजर आ रहा था जो गैलेक्सी से बाहर तक जा रहा था रेडियो लोब्स की फॉर्म में। क्योंकि वो स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी नहीं थी, बल्कि वो क्या थी? एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर। जबकि ये कैसी गैलेक्सी है? स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी है। तो इसके अंदर आपको रेडियो एमिशन आप देख रहे हैं, उसके आर्म्स भी नजर आ रहे हैं। जहां पे भी वो गैस मौजूद है आपके पास, जो स्टार फॉर्मेशन जहाँ पे हो रही है या होगी, वो आप रेडियो एमिशन में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें इस इमेज में आपको रेडियो और ऑप्टिकल दोनों दिखाए गए हैं। अच्छा, अब अगर आप देखना चाहें गैलेक्सीज को रेडियो वेवलेंथ पे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लोफार की एग्जांपल दी गई है, जो कि आपका पास लो फ्रीक्वेंसी एरे है, रेडियो टेलीस्कोप्स का नेटवर्क है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी नियर बाय यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जिसको आप रेडियो वेवलेंथ पे स्टडी कर सकते हैं। अब अगर इतनी सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, रेडियो वेवलेंथ पे देखा ये गैलेक्सी है, ओके। अब मैं क्या कर सकती हूँ? इसको क्लासिफाई कर सकती हूँ कि ये गैलेक्सी किस तरह की गैलेक्सी है और ये गैलेक्सी किस तरह की गैलेक्सी है। अब मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी, दोनों रेडियो इमेजेस में आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो गैलेक्सी मुझे नजर आ रही है और ये जो मुझे गैलेक्सी नजर आ रही है, बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है रेडियो वेवलेंथ पे। और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल से इसमें से कौन सी गैलेक्सी एक्टिव गैलेक्सी है? एक्टिव गैलेक्सी से मुराद एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर। और कौन सी गैलेक्सी स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी है? तो क्या आप बता सकते हैं कौन सी एक्टिव गैलेक्सी है, कौन सी स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी है? और जो आपका आंसर है कि फॉर एग्जांपल ए इज एक्टिव गैलेक्सी और स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी, देन व्हाई? ठीक है, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे अपने आंसर को? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका आंसर जो है वो सही होगा कि ये वाली गैलेक्सी जो है आपके पास, ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है, और ये वाली गैलेक्सी आपके पास क्या? स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी। और हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला इनके रेडियो एमिशन से। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एमिशन मुझे सजेस्ट कर रहा है जेट्स एंड लोब्स, जबकि ये एमिशन मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये वो स्पाइरल आर्म्स हैं जहां पे भी स्टार फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि कौन सी आपके पास कौन सी गैलेक्सी है? ठीक है, आपको डिफरेंट यहाँ पे रेडियो एमिशन दिखाया गया है, जहाँ पे वैल्यू सेम है वहाँ पे कॉन्टूर यानी लाइन ड्रॉ की गई है। और आपसे पूछा जाए इस तरह के इमेजेस दिखा के, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करके देखें, ठीक है, ऑप्टिकल इमेज को और रेडियो इमेज को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके देखें, तो हम इजीली जो है वो बता सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं अपनी गैलेक्सीज को। तो आपके पास जो स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज होती हैं, उसमें आप देखते हैं जहाँ पे भी स्टार फॉर्मिंग रीजन्स होते हैं, वहाँ पे आपको रेडियो एमिशन मिल रहा होता है, नॉन सिंक्रोटॉन रेडियो एमिशन, नॉन थर्मल सिंक्रोटेन रेडिएशन आपको मिल रहा होता है। जबकि जो एजियन आपके पास होते हैं, वहां पे आपको सिर्फ जहाँ पे लोब्स होते हैं, जेट्स होते हैं, वहां पे आपको ज्यादा, सबसे ज्यादा रेडियो एमिशन मिल रहा होता है। तो इसको समराइज करें कि आपके पास रेडियो एमिशन अगर मॉडेस्ट है और स्टार फॉर्मिंग
फॉर्मेशन से लिंक है। तो आप खास खास पॉइंट्स पे एक मॉडेस्ट सा स्टार रेडियो मिशन देख रहे हैं, तो आप हो सकता है जिस गैलेक्सी को देख रहे हैं वो कौन सी गैलेक्सी हो, स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज। मगर अगर आप बहुत पावरफुल जो है वो रेडियो मिशन देख रहे हैं, वो जेट लाइक है और वो गैलेक्सी से भी बाहर निकला हुआ है और डोमिनेट कर रहा है पूरी गैलेक्सी को, तो यकीनन आप क्या देख रहे हैं, स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको रेडियो मिशन नजर आ रहा है वो आपके पास एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई नहीं है, क्योंकि पूरी गैलेक्सी को एज सच एज डोमिनेट नहीं कर रहा, गैलेक्सी से बाहर नहीं निकल रहा, जेट्स या लोब्स की फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। बट ये आपके पास किस वजह से, स्टार फॉर्मेशन की वजह से, और ये स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी है। तो इसको यूज करके आप, इसका मतलब है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, गैलेक्सीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब अगर आपको गैलेक्सीज का रेडियो डेटा इकट्ठा करना है या किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल क्वेसार्स, पल्सार्स, तो आपको क्या चाहिए होंगी, रेडियो टेलीस्कोप्स। और ये जो रेडियो टेलीस्कोप्स हम यूज करते हैं ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप से डिफरेंट है। तो ये आपके पास कैसे होती हैं, डिशेस की फॉर्म में होती हैं, मेटालिक डिशेस की फॉर्म में होती हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं। हम लार्ज वेवलेंथ पे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास लार्ज डिशेस होती हैं रेडियो टेलीस्कोप्स की फॉर्म में। ये आपको एक इंडिविजुअल रेडियो टेलीस्कोप नज़र आ रही है और इसका एक ह्यूज स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है और सपोर्ट नज़र आ रही है। मगर बास इससे भी बड़ी आपके पास टेलीस्कोप्स होती हैं जो कि हम वैलीज वैलीज के बीच में बनाते हैं, और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मगर ऑफ कोर्स आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसकी मेंटेनेंस कितनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अच्छा, हमने यहाँ पे रेडियो एस्ट्रोनॉमी को समझा, हमने गैलेक्सी रेडियो एमिशन को समझा, गैलेक्सीज की एग्जांपल ली। तो अब क्योंकि रेडियो एस्ट्रोनॉमी को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बहुत रेडियो टेलीस्कोप्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बट इसकी बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है, और ये उससे भी बड़ी टेलीस्कोप है, 500 मीटर। कैन यू इमेजिन, ये चाइना में आपके पास फास्ट जो है वो 500 मीटर की ये रेडियो टेलीस्कोप मौजूद है। तो हमें इससे लगता है कि जितनी बड़ी हमारी रेडियो टेलीस्कोप होगी उतनी अच्छी है, क्योंकि आपको बड़ी दिखाई गई, उससे भी बड़ी दिखाई गई, और फिर उससे भी बड़ी दिखाई गई। और हमने ये बात डिस्कस की थी ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स में कि जितना बड़ा उसका कलेक्टिंग एरिया होगा, उसका प्राइमरी लेंस या मिरर जितना बड़ा होगा, और हम उतनी ज़्यादा मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, उतने ज़्यादा हम फेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, उतनी ज़्यादा हम डिटेल्स गैदर कर सकते हैं। तो हमारे जहन में आता है कि जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी होगी, और फिर रेडियो टेलीस्कोप्स में भी हम बड़ी से बड़ी रेडियो टेलीस्कोप देखते जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी होगी। मगर ऑफ कोर्स देयर इज अ लिमिट। ऑप्टिकल टेलीस्कोप हो, उसके डिजाइन में एक लिमिट आ जाती है कि आप कितना बड़ा मिरर बना सकते हैं या कितना बड़ा आप लेंस बना सकते हैं कि उसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट ना हो। तो इसी तरह से रेडियो टेलीस्कोप्स में भी एक लिमिट है कि आप कितना बड़ा स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा मैसिव होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका वेट होता है। तो यस, ऐसा नहीं है कि जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि उसको मेंटेन करना उसको इतना आसान नहीं होता, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज भी हो सकता है और हमें बहुत ज्यादा नुकसान इससे पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कितनी एग्जांपल्स मौजूद हैं, दो एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम बड़ी से बड़ी रेडियो टेलीस्कोप्स बनाने के बजाय हम क्या बना देते हैं, रेडियो टेलीस्कोप्स की एरेज, जिसमें हम छोटे छोटे रेडियो टेलीस्कोप्स को कंबाइन करते हैं, जैसे कि वो एक रेडियो टेलीस्कोप है। तो यहाँ पे आपको कितने एंटीनास नजर आ रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं वेरी लार्ज एरे। एरे है क्योंकि टेलीस्कोप्स की आपको क्या नजर आ रही है, एरे। और इसमें कितने एंटीनास हैं, 28, और हर एंटीना 400 500 मीटर के बजाय 25 मीटर का है। और हमारे पास कितने हैं, 28 एंटीनास, और ये सब ऐसे काम करेंगे जैसे ये एक बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि सारे एंटीनास इंटरेस्टिंगली एक डायरेक्शन की तरफ इनका फेस है, क्योंकि ये सारे एक वक्त में एक ही सोर्स को की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बट एक एंटीना किसी और डायरेक्शन में देख रहा है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्पेयर एंटीना। ठीक है। अच्छा, और आपको यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक भी नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि अगर आपको इन रेडियो टेलीस्कोप की कोई मेंटेनेंस करनी है, इसको मूव करना है, तो आप
ये रेलवे ट्रैक यूज कर सकते हैं। आपको रेडियो टेलीस्कोप्स के नीचे जो है वो स्टैंड्स के नीचे व्हील्स भी नजर आ रहे हैं, तो सो यू कैन इजीली यूज दीज रेलवे ट्रैक्स टू ट्रांसपोर्ट दीज रेडियो टेलीस्कोप्स। अच्छा, क्लाउड्स ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी की तरह नहीं है कि अगर क्लाउड्स आ गए तो फिर हमारे लिए मसला खड़ा हो गया, हम ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते। हम क्लाउड्स के होने के बावजूद रेडियो टेलीस्कोप्स पे ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। रेडियो टेलीस्कोप्स के डिफरेंट डिजाइन होते हैं जो कि आप स्टडी करेंगे नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। और जो मैंने आपको मेंशन किया था कि हम क्या करते हैं कि एंटीना का साइज बढ़ाते जाएं, अब हम ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि हम एंटीनास के नंबर ऑफ एंटीनास बढ़ा देते हैं और उनसे हम क्या बनाते हैं, एरे। और हम उसको ऐसे यूज करते हैं कि जैसे हम एक बड़ी रेडियो टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरोमेट्री। जिसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली रेडियो एंटीनास के पेड़ को लिंक करते हैं। इससे ये होता है कि वैसे तो वो इंडिविजुअल छोटे छोटे टेलीस्कोप्स होते हैं, मगर मिल के वो एक बड़ी वर्चुअल टेलीस्कोप बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरोमीटर। तो इसमें बेसिकली इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ता है कि उन तमाम टेलीस्कोप से जो हमें सिग्नल्स मिल रहे होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। अच्छा, इस एनिमेशन से आपको नजर आ रहा है कि जितना टेलीस्कोप के दरमियान इमेज टेलीस्कोप्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, इमेज ब्लर बन रही है। और जितना डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं इनके दरमियान, जिसको आप बेस लाइन कहते हैं, तो फिर आपके पास इमेज क्या बन रही है, शार्प बन रही है। तो ये किस तरह से काम करता है, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। ये हो सकता है आप नेक्स्ट वेबिनार में जब आप रेडियो टेलीस्कोप्स पढ़ें तो ये चीज़ उसमें डिस्कस की जाए। और जितने ज्यादा एंटीनास होंगे उतनी ज्यादा आपकी एरो बड़ी होगी, जितनी एरे बड़ी होगी उतने अच्छे आपके पास क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है इस एक्शन ऐप का, जिसमें आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि कितने ज्यादा एंटीनास होंगे और किस किस पोजीशन पे एंटीनास होंगे तो आपको इमेज कैसा मिलेगा। एंड एंटीनास बढ़ाने से कम करने से इमेज क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस रखने से इमेज क्वालिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने सॉल्व की हैं आपको दिखाने के लिए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 एंटीनास हैं, उनको मैंने किस शेप में रखा हुआ है, वाई की शेप में, और ये वाई कैसे स्मॉल है। और मैं M51 जो कि वर्लपूल गैलेक्सी है इसको देख रही हूँ, तो मेरे पास जो इमेज कुछ बनेगा, अगर मैं 10 मिनट्स लगातार ऑब्जर्वेशन लूँ तो कुछ ऐसा बन रहा होगा। मगर अगर मैं इसके नंबर ऑफ एंटीनास, हालांकि मैंने नहीं बढ़ाए, मगर मैं इसका जो शेप थी मीडियम, मैंने उसको उसकी लेंथ मीडियम कर दी है, वाई ही रखी है, तो मेरे पास जो इमेज बन रही है ये पहले के मुकाबले में बेहतर बन रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने एंटीनास 20 ही रखे हैं, ऑब्जर्वेशन टाइम 10 मिनट्स ही रखा है, मगर मैंने उसकी स्पेसिंग और बढ़ा दी है। अब मेरी एरे लार्ज हो गई है तो मेरे पास इमेज और ज़्यादा अच्छा बन रहा है। और अगर मैं नंबर ऑफ एंटीनास और बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैंने कितने कर दिए, 54, और टाइम मैंने उतना ही रखा है 10 मिनट्स, तो मेरी इमेज जो बन रही है, ये तमाम एंटीनास जो मुझे सिग्नल दे रहे हैं उनको जब मैं कंबाइन करके इमेज बना रही हूँ तो मेरे पास और ज्यादा बेहतरीन इमेज बन रही है। तो आपको अब अंदाजा हो चुका होगा कि आपको जो स्काई है वो रेडियो सोर्सेस से भरा हुआ है। आपके पास बहुत सारी रेडियो टेलीस्कोप्स ग्राउंड पे मौजूद हैं, छोटी बड़ी, और उनको मिला के हम क्या कर सकते हैं, एरेस बना सकते हैं, और हम इस स्काई की रेडियो सोर्सेस को स्टडी कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ रेडियो जू, एक जू जिसमें रेडियो सोर्सेज हैं, क्योंकि हर सोर्स दूसरी सोर्स से मुख्तलिफ है। और अगर आप सिर्फ गैलेक्सीज पे ही फोकस करें तो उसमें भी आपको डिफरेंट क्लासेस मिलती हैं। तो हम इस स्काई को जो भरा हुआ है रेडियो सोर्सेज से, हम उसको क्या कह सकते हैं, इस जस्ट लाइक अ जू ऑफ रेडियो सोर्सेज। और ये जू मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि नेक्स्ट वेबिनार में, कमिंग वेबिनार्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप रेडियो गैलेक्सी जू का हिस्सा बन सकते हैं और रेडियो सोर्सेज को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई। तो आज के वेबिनार में हमने डिस्कस किया कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है कि हम यूनिवर्स को रेडियो वेवलेंथ्स पे देखें।
हमने डिस्कस किया सेरेंडिपिटी इन साइंस के किस तरीके से कुछ डिस्कवरीज साइंस में जो है वो बाय चांस हो जाती हैं। कुछ डिस्कवरीज के लिए आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप राइट मोमेंट पे राइट पोजीशन पे मौजूद हो, राइट इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो, राइट टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो। और समटाइम्स आप किसी और चीज़ पे काम कर रहे होते हैं और आप कोई चीज़ डिस्कवर कर लेते हैं, जैसे कि रेडियो एमिशन आपके पास डिस्कवर हुआ। फिर उसके बाद हमने पल्सार्स की एग्जांपल्स ली। इसके अलावा हमने देखा कि ने रेडियो सोर्सेज देखी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। हमने मिल्की वे से बाहर की गैलेक्सीज में देखी, गैलेक्सी क्लस्टर्स में रेडियो सोर्सेज हमने देखी। तो इसका मतलब ये है कि हमने रेडियो सोर्सेज का पूरा जू देखा, और हमने देखा कि रेडियो एमिशन आपके पास थर्मल भी होता है, नॉन थर्मल भी होता है। और अगर हम सिर्फ फिलहाल अगर सिर्फ सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन पे ही फोकस करें, तो हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास दो गैलेक्सीज की इमेजेस हैं रेडियो वेवलेंथ पे, तो मैं बता सकती हूँ कि इसमें से कौन सा एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है और कौन सी मेरे पास स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी। फिर हमने डिस्कस किया कि रेडियो टेलीस्कोप्स आपके पास छोटे सिंगल रेडियो टेलीस्कोप्स भी हो सकते हैं, बड़े सिंगल रेडियो टेलीस्कोप्स भी हो सकते हैं, या बहुत बड़ी एरेज हो सकती हैं जिसमें हम डिफरेंट रेडियो टेलीस्कोप्स को कंबाइन करके यूज करते हैं और उससे एक वर्चुअली बड़ी रेडियो टेलीस्कोप बनाते हैं। और रेडियो टेलीस्कोप की मजीद डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ नेक्स्ट वेबिनार में डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा हमने देखा कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी में हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरफेरोमेट्री, जिसमें हमने डिफरेंट एंटीनास के सिग्नल को कंबाइन किया ताकि हम शार्पर इमेज बना सकें। तो इसको भी थोड़ी सी और मजीद डिटेल्स आपके साथ नेक्स्ट वेबिनार में शेयर की जाएंगी। सो विद दिस आपका ये वाला जो वेबिनार है इसके अख्ताम को हम पहुंचते हैं। और इस लेक्चर को सुने बार बार जब तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो जाते। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछें, अपने टीचर से पूछें, और मेक श्योर करें कि आपकी सारी बेसिक्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी हैं, ताकि आप इन बेसिक्स की हेल्प के साथ आगे पार्टिसिपेट कर सकें रेडियो गैलेक्सी जू सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट में। तो सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप इस लेवल पे जो रियल डेटा है, रियल रिसर्च है, उसका हिस्सा बन सकें, और आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकें। तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एस्ट्रोनॉमर होंगे प्रोफेशनल तो ही आप इनका हिस्सा बन सकते हैं, बल्कि आप स्कूल में कॉलेज में होते हुए इन सब बेसिक्स को समझते हुए आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप रियल साइंस में कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि आप जो है वो हमारे प्रोजेक्ट में हिस्सा लें और आप बहुत सारी नई डिस्कवरीज करें। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।